बीएससी पार्ट प्रथम के भौतिक शास्त्र विषय में हम द्वितीय प्रश्न पत्र में सरल आवर्ती दोलन के बारे में पढ़ रहे थे और उसी के कंटिन्यूशन में हम आज हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक के बारे में बात करेंगे। कोई भी सम्मिश्र ध्वनि है, माने एक से ज़्यादा आवृत्तियों की ध्वनियाँ एक साथ आ रही हैं अगर, तो उसमें दो स्वरों की आवृत्तियों का अंतर बहुत कम होता है या उसमें कोई क्षीण सन्नादी उपस्थित हो तो हम कानों द्वारा उसको अलग अलग नहीं सुन पाते, उनमें भेद नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की सम्मिश्र ध्वनि में उपस्थित आवृत्तियों का पता लगाने के लिए हम हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक का उपयोग करते हैं, जो बाकी सारे आवृत्तियों या स्वरों को छोड़ते हुए उसकी खुद की जो स्वाभाविक आवृत्ति है उसके लगभग बराबर के आवृत्तियों को अभिग्रहित करता है और विशिष्ट कंपन के लिए तीक्ष्ण अनुनाद प्रदर्शित करता है। और इस प्रकार यह ऐसी स्वरों या ध्वनियों की उपस्थिति को पहचानने का एक साधन के रूप में कार्य करता है। चित्र में हमने हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक प्रदर्शित किया है। यह कांच अथवा धातु का बना हुआ एक खोखला गोलाकार या बेलनाकार आकृति का बल्ब होता है, जिसमें दो ग्रीवाएं होती हैं। दोनों ग्रीवाओं में एक थोड़ी लंबी होती है जो हमने बी कहा है। इस चौड़ी ग्रीवा बी सम्मिश्र ध्वनि तरंगों जिसका विश्लेषण करना हो उसको अभिग्रहण के लिए होती है, माने सम्मिश्र ध्वनि बी से हम अंदर लेते हैं और पतली एवं छोटी ग्रीवा सी अभिग्रहित तरंगों की पहचान करने के लिए कान में लगाने के लिए होती है। जब कोई सम्मिश्र ध्वनि जिसका विश्लेषण करना है उसको जो बड़ी चौड़ी वाली ग्रीवा बी है उस पर आपतित करते हैं तो उसके कारण नलिका की नलिका या ग्रीवा बी के अंदर की वायु कंपन करने लगती है और आपतित ध्वनि के संपीड़न के कारण नलिका बी में वायु का विस्थापन अंदर की ओर तथा विरलन के कारण विस्थापन बाहर की ओर होता है। यदि बी नलिका की लंबाई L हो, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है और उसमें उपस्थित वायु का घनत्व अगर रो है तो नलिका में भरी वायु का द्रव्यमान A/L रो हो जाएगा। यदि P पर आपतित सम्मिश्र ध्वनि के संपीड़न के कारण नलिका वायु का अंदर की ओर विस्थापन x होता है, नलिका में जो वायु है उसका अगर अंदर की ओर विस्थापन हो रहा है तो वो मान लो x है, तो बल्ब Q के अंदर की वायु के आयतन में जो कमी होगी वो A/x होगी। A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और x विस्थापन हुआ है तो आयतन AX, और वायु दाब में वृद्धि dP होगी। गैस के आयतन प्रत्यास्थता की परिभाषा से बल्ब Q में उपस्थित वायु की प्रत्यास्थता E हम प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति के रूप में लिख सकते हैं। तो dP और आयतन विकृति आयतन और आयतन में परिवर्तन का जो अनुपात है तो dP इक्वल टू -E dV/V, और इसको हम dV जो आयतन में परिवर्तन है वो AX है तो -E AX/V लिख सकते हैं। बल्ब Q में दाब की वृद्धि के कारण नलिका B में उपस्थित M द्रव्यमान के वायु पिस्टन पर एक प्रत्यानयन बल लगेगा जिसका मान F dP × A होगा, दाब में परिवर्तन इंटू अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और dP का मान हम लिखते हैं यहाँ तो हमारे पास में F का मान हो जाता है -EA² / V × X। तो वायु पिस्टन की गति का समीकरण F को बल को हम द्रव्यमान इंटू त्वरण लिख दें m d2x/dt2 इक्वल टू -EA² / V × x इक्वल टू -kx। तो मैं EA² / V को k लिख देता हूँ यहाँ पर, और उसको वापस समीकरण को रीअरेंज करें तो m d2x/dt2 + kx हो गया, और m को भी इधर लिखें नीचे डिवाइड करें m से तो d2x/dt2 + k/m × x, और k/m को ω0x लिख दिया। तो यह जो समीकरण है यह सरल आवर्त गति की समीकरण है। इससे हम ये कह सकते हैं कि वायु पिस्टन सरल आवर्त गति करता है
और इसका जो आवर्तकाल होगा t वह 2π/ω0 के बराबर होगा, और ω0 m/k तो 2π√m, और k का वैल्यू हमने पहले हुई है EA²/v, तो इसको हम लिख सकते हैं 2π√mv/EA²। तो आवर्तकाल है और आवृत्ति n1/t, तो यह 1/2π√k/m हो जाएगा, और k की वैल्यू हमने लिख दी इसमें EA²/mv। और m जैसा हमें पता है a l रो के बराबर है, यहाँ रो घनत्व है, l लंबाई है और ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो आवर्तकाल का मान t हम लिख सकते हैं 2π√m का मान इसमें हमने लिख दिया, तो a l रो v/EA²। तो इसको लिख सकते हैं 2π, a कैंसिल हो गया एक, तो l रो v/EA। तो आवृत्ति इसी तरह से हम लिख सकते हैं 1/2π EA/l रो v। वायु में अगर ध्वनि का वेग c कहें हम, तो c बराबर √E/ρ होता है। तो अगर हम E/ρ √√ को c लिख दें, तो आवर्तकाल t का मान 2π/c √LV/A हो जाएगा। उसी तरह से जो आवृत्ति है उसका मान c/2π √A/LV हो जाएगा। तो यह जो आवृत्ति है, यह हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक से जो आवृत्ति हमें सुनाई देगी, जो अलग अलग आवृत्तियों का जो चौड़ी वाली ग्रीवा थी उससे जो अलग अलग आवृत्तियों की ध्वनि आ रही थी, उसमें से एक आवृत्ति जो कि हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर है, वह हमें केवल सुनाई देगी। तो इस समीकरण को देखने से हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग a अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, a लंबाई l और v के मानों के लिए भिन्न भिन्न आवृत्ति के हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक बनाए जा सकते हैं। यानी उनसे जो सेलेक्ट होके या फिल्टर होके जो आवृत्ति हमें मिलेगी वो अलग अलग हो सकती है। प्रत्येक अनुनादक की एक निश्चित कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी, लाक्षणिक आवृत्ति होगी, और वह आपतित सम्मिश्र ध्वनि से इसी आवृत्ति पर ही अनुनादित होगा। यानी जो अनुनादक से, हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक से जो आवाज़ बाहर हमें सुनाई देगी कान में, वह इस पर डिपेंड करेगी। इस प्रकार से आपतित सम्मिश्र ध्वनि में उपस्थित स्वरों का विश्लेषण और उनकी अपेक्षित तीव्रताओं का अनुमान कई हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक उपयोग करके किया जा सकता है। तो इस तरह से हम हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक द्वारा बहुत सारी आवृत्तियों वाली ध्वनि में से किसी एक आवृत्ति को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, और अलग अलग आवृत्तियों को फ़िल्टर करने के लिए हमें अलग अलग अनुनादक चाहिए, हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक चाहिए, जिसमें जो ग्रीवा है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, लंबाई और अलग अलग होता है।